चांस देके देख लिया गया, क्या इन्होंने क्या फजीहत करवा दिया ये भी देख लिया गया है कि पार्टी को समझना चाहिए। और इनके जो नुमाइंदे जो चीखते चिल्लाते रहते हैं ना, अब मुझे लगता है कि उनका मुंह जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। तो आप लोग मान रहे हैं कि वहाँ से दलित लोग का वोट नहीं? बिल्कुल नहीं है भाई, इनके अंदर काबिलियत ही नहीं है। नहीं अरे बिहार में इनके पास 500 वोट नहीं है। अब कर्नाटक की बात करें, इनको जानता कौन है भाई? चिराग पासवान जी केवल दलितों के नेता ही नहीं है, ये सर्व समाज के नेता है, सर्वमान्य नेता है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्री यही ना बोल के गए होंगे भाई है। अब इनको समझ लेना चाहिए बीजेपी, क्योंकि बड़ी घटक दल है, कि भाई किसको रखने से, क्योंकि 24 और 25 का चुनाव नजदीक है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। कर्नाटक में कांग्रेस के विजय पर सभी लोग का यही कहना है कि भाई मुख्यमंत्री का मेहनत रंग लाया, क्योंकि मुख्यमंत्री कहीं हर जगह जा रहे थे। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अभी मैं लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी में आई हूं, और इन्हीं के मुद्दे पर एक सवाल जो है, मेरा जो मुद्दा है वो आपको बताना चाहूँगी। क्योंकि उपचुनाव था, उपचुनाव में जहाँ जहाँ चिराग पासवान ने बीजेपी का सपोर्ट किया, देखा गया था कि भाई विजय हुआ बीजेपी का। लेकिन वहाँ पर पशुपति पारस, कर्नाटक में पशुपति पारस गए थे प्रचार के लिए, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि भाई प्रचार के लिए गए और उसके बाद हार का मुंह देखना पड़ा बीजेपी को। चलिए इसी मुद्दे पर बात करते हैं। हम लोजपा रामविलास पासवान की पार्टी से डॉक्टर प्रोफेसर विनीत जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत जी, वहाँ तो आप लोग नहीं गए थे, लेकिन चाचा जी तो गए थे, फिर भी हार। रूपम जी कहते हैं ना कि बंद मुट्ठी ला की खुली मुट्ठी खाकी। हम लोग तो बार बार कहते आते थे कि पशुपति पारस की असलियत क्या है। इनके पास 500 वोट भी नहीं है। आज इनकी असलियत जो पोल पट्टी है ये खुल के सामने आ गई। देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी आपने बिल्कुल सही ठहराया कि भाई तीनों उपचुनाव बिहार में हम लोग गए, बीजेपी के कहने पे हमने वहाँ पे विजय हासिल की 3 में से 2 सीट पे। मौका भी बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस था। पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्री जो अनुकंपा बने हैं, वो वहाँ पे गए और देखिए बीजेपी की क्या हाल हो गई है। कहाँ 105 सीट, कहाँ आ गए हैं 60-65 सीट पे। तो इनका जो है, इनका असलियत यही है, इनके अंदर ये बिल्कुल मादा नहीं है कि ये वोट ट्रांसफ़र कर सके। बिहार के अलावा और रामविलास पासवान के भाई और चिराग पासवान जी के चाचा के अलावा इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनका कोई पहचान नहीं है। तो आज जो है ये असलियत खुल के सामने आ गई है। इनके पार्टी को समझना चाहिए। और इनके जो नुमाइंदे जो चीखते चिल्लाते रहते हैं ना, अब मुझे लगता है कि उनका मुँह जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा। किनके नुमाइंदे की बात कर रहे हैं? भैया पशुपति पारस की या बीजेपी की? भाई पशुपति पारस की। देखिए, बीजेपी को इस हार पे विश्लेषण आकलन करना पड़ेगा, जो कि बीजेपी बिल्कुल करेगी। लेकिन पशुपति पारस जैसे लोगों को लेकर जाना, जिसके पास एक वोट खुद का नहीं है, वो क्या ट्रांसफ़र कराएंगे? तो मैं उनके नुमाइंदे, जो उनके पार्टी के प्रवक्ता लोग जो चीखते रहते हैं, मैं उनकी बात कहता हूँ कि आज तो असलियत दूध का दूध पानी का पानी हो गया ना जी। अच्छा, एक चीज़ है विनीत जी कि कहीं भी कोई प्रचार के लिए किसी को भी भेजा जाता है तो ये आकलन कर लिया जाता है कि भाई इसे हम भेजेंगे तो जाहिर सी बात है हमारा फ़ायदा ज़रूर होगा। तो पशुपति पारस को देखकर क्या देखकर वहाँ पर भेजा गया? भैया, अगर आप किसी का पैर पकड़ ले कि प्लीज़ हमको जाने दीजिए, और बड़ी बड़ी बातें आप करेंगे कि भैया हमारे पास दलित सेना है, हम दलित का वोट ट्रांसफ़र करा सकते हैं, हम केंद्रीय मंत्री हैं, तो भैया लोग एक बार आपको देखना चाहता है ना कि एक बार चांस देके देख लिया जाए। चांस देके देख लिया गया, क्या इन्होंने क्या फजीहत करवा दिया ये भी देख लिया गया है। अब जहाँ तक मुझे लगता है कि भाई इनकी जो असलियत है, इनका जो असली जो रंग है वो सामने आ गया है। और बीजेपी अब क्या निर्णय लेती है इनको लेके, वो आने वाले समय में हम लोग 10 से 15 दिन में देख लेंगे। यानी कि बीजेपी ने जो निर्णय लिया वो काफ़ी गलत निर्णय लिया है, पशुपति पारस को वहाँ पर भेज के। अगर चिराग पासवान को वहाँ पर मतलब भेजा जाता तो? भाई मैं फिर से कहूँगा कि देखिए, बीजेपी का अधिकार क्षेत्र है कि किसको भेजे किसको नहीं भेजे। हाँ, पशुपति पारस जी का जाना वहाँ पे एक गलत निर्णय था। आप उनके जगह पे अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, क्योंकि चिराग पासवान जी की लोकप्रियता केवल बिहार में नहीं है, देश और विदेशों में भी है। हमने देखा, हमने दुबई में भी देखा कितने लोग मिलते के पहुँचे थे। तो मुझे लगता है कि ज़रूर कुछ ना कुछ सार्थक अंतर होता, और जो ये सीटों की जो मार्जिन दिख रही है, मुझे लगता है कि वो नहीं दिखने को मिलता। यानी कि बीजेपी को भी अब पता चल जाएगा कि दलित हो या मतलब नीचे जो पारसी समाज के लोग हैं, उनके नेता कौन है। भाई चिराग पासवान जी केवल दलितों के नेता ही नहीं है, ये सर्व समाज के नेता है, सर्वमान्य नेता है। लेकिन पशुपति कुमार पारस जी केंद्रीय मंत्री यही ना बोल के गए होंगे भाई कि हमारे पास दलितों का सपोर्ट है, हम दलित के चेहरा हैं, हम केंद्रीय मंत्री हैं। तो क्या हो गया है? तो ये बात अब मुझे लगता है कि कोई भी राजनीतिक दल को समझने में कुछ भी गुरेज नहीं होगा कि असली वारिस कौन है रामविलास पासवान जी का, और असली नेता कौन है जिसके तरफ बिहार की जनता हो या देश की जनता देखती है। तो आप लोग मान रहे हैं कि वहाँ से दलित लोग का वोट नहीं? बिल्कुल नहीं है भाई, इनके अंदर काबिलियत ही नहीं है। अरे बिहार में इनके पास 500 वोट नहीं है।
अब कर्नाटक की बात करें, इनको जानता कौन है? अगर रामविलास पासवान, चिराग पासवान का नाम नहीं हो तो पशुपति कुमार पारस जी को जानता कौन है? रूपम जी, आप और हम ये बात समझते हैं अच्छे से। क्या लग रहा है बीजेपी को क्या निर्णय लेना चाहिए, आप दोनों में, चिराग पासवान हो या पशुपति पारस हो? देखिए, मैं तो ये कहूँगा कि कड़ा निर्णय का समय आ गया है। अब इनको समझ लेना चाहिए बीजेपी, क्योंकि बड़ी घटक दल है, कि भाई किसको रखने से, क्योंकि 24 और 25 का चुनाव नज़दीक है, किसको रखने से चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। और अगर इस फ्रेम में अब देखिएगा तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान जी पशुपति कुमार पारस से लाख गुना बेहतर हैं, कोसों मील आगे हैं। आप लोग तो साफ कह रहे हैं कि भाई हम बीजेपी के अगर साथ जाएंगे तो पशुपति पारस वहाँ नहीं होने चाहिए। भाई ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने ही कह दिया था कि भाई अगर नीतीश कुमार जी के अनुकंपा पे अगर ये मंत्री बने हैं, जिनके पास ना अपना कोई वोट है, ना अपना कोई जनाधार है, और इसके बाद से ये काम होता है, तो मुझे लगता है कि अब तो बीजेपी को समझ जाना चाहिए। और हम कहते हैं कि भाई हम नरेंद्र मोदी जी के अभी भी एडमायर हैं, प्रशंसक हैं, क्योंकि उन्होंने बुरे समय हमारा काम दिया है। और अगर कोई ऐसा चीज़ आता है, जैसा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाई उनके साथ रहना, जिस भी हम गठबंधन में जाएं, अगर वो रहेंगे तो फिर हमारा रहना थोड़ा सा मुश्किल है वहाँ पे। एक चीज़ साफ हो गई है, सुनने में आ रहा है 1 महीने के अंदर चिराग बीजेपी में जाकर मिलने वाले हैं कुछ शर्त के साथ। तो क्या वह शर्त उनका रहेगा कि पशुपति पारस वहाँ नहीं रहेंगे? यानी कि अगर बीजेपी में चिराग पासवान मिलते हैं तो जाहिर सी बात है कि पशुपति पारस वहाँ से आउट। देखिए, चिराग पासवान जी, हमारी पार्टी बीजेपी से मिलेगी नहीं, गठबंधन बनेगा। हाँ, गठबंधन बनेगा। जी हाँ, तो गठबंधन बनेगा तो गठबंधन में कुछ कॉमन मिनिमम एजेंडाज होते हैं, कुछ उधर से भी कुछ शर्तें होती है, कुछ हमारी भी शर्तें होंगी। और अगर आप गठबंधन के लिए काम करते तो मुझे लगता है कि विन विन सिचुएशन सब पार्टियों के लिए होना चाहिए। भाई बीजेपी कुछ बात माने, कुछ हम भी उनकी बात माने, इसको लेकर चला जाएगा। मेरा सवाल है विनीत जी कि यानी कि चिराग पासवान वहाँ पर जाकर मिलते हैं तो ये जाहिर सी बात है कि पशुपति पारस वहाँ से आउट होंगे। हम कह रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि अगर पशुपति पारस जी होंगे वहाँ पे तो हम कंफर्टेबल नहीं हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो चिराग पासवान की पार्टी ने यह साफ तौर पे कह दिया है कि जितने भी उपचुनाव हुए थे वहाँ पर चिराग पासवान गए थे चुनाव के प्रचार के लिए, और वहाँ पर जीत भी हुई थी। और पशुपति पारस कर्नाटक में गए प्रचार करने के लिए और बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा। तो बीजेपी को यह समझ जाना चाहिए कि अब दलित का चेहरा, यानी कि दलितों का नेता चिराग पासवान ही है, और अगर चिराग पासवान कर्नाटक जाते हैं तो जाहिर सी बात है जीत बीजेपी की ही होगी। एक बात साफ है, अगर चिराग पासवान जाकर मिलते हैं एनडीए में, यानी कि चिराग पासवान अगर बीजेपी में जाके मिलते हैं तो पशुपति वहां से आउट हो जाएंगे। चलिए, फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहें आप लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।